हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो यह परीक्षा वाणी की तीसरी क्लास है। जो हमने पहला चैप्टर जो देखा था परीक्षा वाणी का, उससे आगे को यह क्लास है। पहले चैप्टर के बाद यह क्लास है आगे को। तो दूसरी क्लास जो थी वो अलग चैप्टर की थी, तो यह पहला ही चैप्टर जो था उसके आगे की क्लास यह है। तो बहुत महत्वपूर्ण है यह जो क्लास है। इसमें लगभग हमारा पहला चैप्टर जो परीक्षा वाणी का है वह पूरा हो जाएगा। तो देखते हैं आगे का टॉपिक। तो हमने वहाँ पर केदारनाथ तक देख लिया था। आगे देखते हैं कुमाऊं क्षेत्र के प्रमुख किले। खगमरा किला अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित इस किले का निर्माण राजा भीष्मचंद्र ने 1555 से 60 में करवाया था। तो यह ध्यान रखिएगा। और हाँ, इसको आप बिल्कुल रट लीजिएगा। अगर आपने पहले नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो आपको बिल्कुल इसे रट लेना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी इसकी। वहाँ से इसे डाउनलोड करके बिल्कुल एकदम से इसे आप 100% रट लीजिएगा, अगर आपने पहले से रटा हुआ नहीं है। बाकी जिन विद्यार्थियों ने इसको पहले से याद है तो उनका रिवीजन हो जाएगा। दूसरा किला है लाल मंडी किला। अल्मोड़ा के पलटन बाजार में स्थित है। छावनी के भीतर इस किले को 1563 में कल्याण चंद्र ने बनवाया था। ध्यान रखिएगा, लाल मंडी किला 1563 कल्याण चंद्र ने बनाया था। इसे फोर्ट मेरा भी कहा जाता है। तीन चीज़ें हैं, लाल मंडी किला, 1563, कल्याण चंद्र, फोर्ट मेरा। अगला है मल्ला महल किला। अल्मोड़ा नगर के ठीक मध्य में स्थित इस किले में वर्तमान में कचहरी, जिलाधीश न्याय कार्यालय और अन्य सरकारी दफ्तर हैं। इसे भी चंद्रवंशी राजा कल्याण चंद्र ने बनवाया था। तो किन दो किलों को बनवाया था कल्याण चंद्र ने? लाल मंडी किला और मल्ला महल किला को। आगे देखते हैं राजबुंगा किला। चंपावत में स्थित इस किले को चंद्रवंशी राजा सोमचंद्र ने बनवाया था। नेथड़ा किला गोरखा कालीन माना जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा है। अल्मोड़ा जनपद के रामनगर गनाई मार्ग पर मासी से लगभग 5 किमी की खड़ी चढ़ाई पर नेथड़ा देवी मंदिर के नज़दीक है। तो प्रश्न यह भी आता है, नेथड़ा देवी मंदिर कहाँ पर है? तो अल्मोड़ा में ही है। और अल्मोड़ा नेथड़ा मंदिर के पास में कौन सा किला है? नेथड़ा किला है। तो और इसे गोरखा कालीन माना जाता है। अल्मोड़ा जनपद के रामनगर गनाई मार्ग पर मासी से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। अगला देखते हैं सिरमोही किला। सिरमोही किला तहसील लोहाघाट में स्थित ग्राम सिरमोली में यह प्राचीन किला स्थित है। सिरमोही किला का है, लोहाघाट में स्थित है। तहसील लोहाघाट में, सिरमोही ग्राम में ही है। यह इतना सिरमोही जो एक ग्राम है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लोहाघाट में स्थित है। सिरमोही में प्राचीन किला है, यह ध्यान रखना है। सिरमोही किला लोहाघाट में स्थित है। अगला देखते हैं बाणासुर किला। बाणासुर किला जो है चंपावत जिले में लोहाघाट देवीधुरा मार्ग से 7 किमी की दूरी पर एक ऊंची चोटी पर स्थित है। इस किले की लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर। यह महत्वपूर्ण नहीं होता। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इसका निर्माण बाणासुर नामक दैत्य राजा ने कराया था। स्थानीय भाषा में इसे मारकोट भी कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा। जो यह शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है मारकोट, बाणासुर के किले को मारकोट भी कहा जाता है। कहाँ है? चंपावत जिले के लोहाघाट देवीधुरा में। यह आपको ध्यान रखना है। चंपावत जिले में लोहाघाट के देवीधुरा, बाणासुर किला, मारकोट भी इसका दूसरा नाम है। बस इतना ही इसमें महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं कार्तिकेयपुर राजाओं के बाद मध्यकाल में कुमाऊं क्षेत्र में किन शासकों का आधिपत्य हो गया था? तो किनका आधिपत्य हो गया था? कत्यूर या कत्यूरियों का आधिपत्य हो गया था। आगे है कत्यूरी शासकों में अशांति देव वंश के शासकों की राजधानी थी पहले जोशीमठ, बाद में रणझूलाकोट। यह महत्वपूर्ण है। कत्यूरी शासकों में अशांति देव वंश के शासकों की राजधानी पहले कहाँ थी? जोशीमठ, और बाद में रणझूलाकोट हो गई थी। अशांति देव वंश का अंतिम और अत्याचारी शासक कौन था जिसके समय तैमूरलंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था? तो ब्रह्मदेव ने। हरिद्वार पर तैमूरलंग ने कब आक्रमण किया था? 1398-99 के टाइम पर किया था। तो ध्यान रखिएगा यह कब का है ब्रह्मदेव? 1398-99 के टाइम का। अगला देखते हैं अशोक चल्ल कौन और कहाँ का राजा था जिसने कत्यूरी पर 1191 में आक्रमण किया? उसके पीछे उसके कुछ भाग पर अशोक चल्ल कौन और कहाँ का राजा था जिसने कत्यूरी राज्य पर 1191 में आक्रमण कर उसके कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था? पश्चिमी नेपाल का यह राजा था। कौन? अशोक चल्ल। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अशोक चल्ल। 1191 में किया अशोक चल्ल ने आक्रमण। बस इतना ध्यान रखिएगा, नेपाल का राजा था, यह ध्यान रखना है। 1223 ईस्वी में किस नेपाली शासक ने कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण किया? बहुत महत्वपूर्ण है। कराचल देव ने किया था। कराचल देव ने 1223 में, नेपाली शासक। अगला है कुमाऊं क्षेत्र पर कत्यूरियों के बाद किसके नेतृत्व में 1216 ईस्वी में चंद्रवंश की सत्ता स्थापित हुई थी? तो थोहर चंद के। तो 1216 में स्थापित हुई थी, यह ध्यान रखने योग्य बात है। यहाँ पे 1563 ईस्वी में चंद्रवंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनवाई थी? तो बलदेव कल्याण चंद्र ने। तो 1563 में राजधानी कहाँ से कहाँ बनाई थी? चंद्रवंश अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई थी। कब? 1563 में, बलदेव कल्याण चंद्र ने।
आगे देखते हैं चंद्रवंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो कौन था, बाज बहादुर चंद। ध्यान रखिएगा, चंद्रवंश का सबसे शक्तिशाली राजा बाज बहादुर चंद्र था। अगला है कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और ग्राम भूमि और भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई चंद राजाओं के द्वारा। यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण की प्रणाली चंद राजाओं द्वारा शुरू की गई थी। आगे देखते हैं, ये तो आपको याद ही होगा, चंद राजाओं का राज्य चिन्ह गाय था। चंदों और मुगलों में संबंध होने की जानकारी मिलती है किससे, शाहनामा और जहांगीरनामा से। बहुत महत्वपूर्ण है दोनों। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इन दोनों के लेखक कौन है, शाहनामा और जहांगीरनामा के। तो चंद और मुगलों में संबंध होने की जानकारी मिलती है किससे, शाहनामा और जहांगीरनामा से। अगला है कुमाऊं में चंद शासन का अंत कब और किसके द्वारा किया गया, 1790 में नेपाली गोरखाओं द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, तो कुमाऊं में चंद्रवंश का अंत किसके द्वारा, 1790 में नेपाली गोरखाओं द्वारा। चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था, महेंद्र चंद्र था। तो यहाँ पर महेंद्र चंद्र ध्यान रखना है। तो गोरखाओं ने किसको हराया होगा, महेंद्र चंद्र को ही हराया होगा, तो यह ध्यान रखिएगा। आगे है अल्मोड़ा के शहर के मध्य में स्थित मल्ला महल के किले का निर्माण किस चंद्र शासक ने करवाया था, तो कल्याण चंद्र ने करवाया था। यह ध्यान रखिएगा, पहले भी आ चुका है यह तथ्य। अगला है 8वीं शताब्दी तक गढ़वाल में छोटे छोटे 54 ठकुरी राजाओं जिनको खसियों का शासन रहा, कितने, 8वीं शताब्दी तक। इन ठकुरी राजाओं को में सबसे शक्तिशाली राजा भानु प्रताप का संबंध किस गढ़ से था, तो चांदपुर गढ़ चमोली से था। प्रश्न आता है भानु प्रताप किस गढ़ का शासक था, तो चांदपुर गढ़ चमोली का शासक था। और 8वीं शताब्दी तक 54 छोटे छोटे ठकुरी राजाओं में बटा हुआ था गढ़वाल। अगला है चांदपुर गढ़ में, अब हम यहाँ पर गढ़वाल का बारे में पढ़ रहे हैं, चंद्रवंश हमने पढ़ लिया। तो चांदपुर गढ़ में 888 ईस्वी में राजा भानु प्रताप के दामाद कनकपाल ने परमार वंश की नींव रखी, जो कहाँ का था, गुजरात का था। किसने रखी, कनकपाल ने परमार वंश की नींव रखी चांदपुर गढ़ में 888 ईस्वी में राजा भानु प्रताप के दामाद ने। तो भानु प्रताप हमने जाना तो चांदपुर गढ़ का था, तो उसने अपनी पुत्री का विवाह इससे किया होगा, तभी दामाद होगा, तो गुजरात का वह कनकपाल शासक था। आगे देखते हैं गढ़वाल में परमार वंश का शासन 888 ईस्वी से कब तक रहा, तो अगस्त 1949 तक रहा था। यह महत्वपूर्ण है। परमार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ और देवलगढ़ से श्रीनगर में स्थानांतरित की, अजयपाल ने की थी। किसने की थी, अजयपाल ने। परमार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़, भानु प्रताप चांदपुरगढ़ का था, तो कौन सा ऐसा शासक था जिसने चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ और देवलगढ़ से श्रीनगर में स्थापित की, तो अजयपाल ने की थी। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला है परमार शासकों को शाह की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था, तो लोधी वंश के द्वारा दी गई थी। तो लोधी वंश था दिल्ली सल्तनत का, तो दिल्ली सल्तनत में जो लोधी वंश था उन्होंने इनको शाह की उपाधि दी थी। अगला है सर्वप्रथम किस परमार शासक ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि ली थी, तो बलभद्र शाह ने ली थी। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं किस मुगल शासक के सैनिकों द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण के दौरान गढ़वाल राज्य की संरक्षिका महारानी कर्णावती ने उन्हें पकड़कर उनके नाक कटवा दिए थे, तो शाहजहां के। तो यहाँ पर शाहजहां के ध्यान रखिएगा। किसके सैनिक थे, मुगल सैनिक शाहजहां के थे। तो महारानी कर्णावती को जाना जाता है नाक कटी रानी के नाम से। उसने क्या करा, उन मुगल सैनिकों को पकड़कर उनके नाक काट दिए थे। आप जानते ही होंगे इस बात को। अगला है किस परमार शासक ने मुगल दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को संरक्षण दिया था, पृथ्वीपति शाह ने संरक्षण दिया था। तो कुमाऊं के पहले कुमाऊं में आया था, कुमाऊं के शासक ने संरक्षण नहीं दिया, तो गढ़वाल के शासक पृथ्वीपति शाह ने दिया था। और दारा शिकोह कौन था, दारा शिकोह का पुत्र सुलेमान शिकोह था। दारा शिकोह कौन था, औरंगजेब का बड़ा भाई था, जिसको औरंगजेब ने मार दिया था। और उसका पुत्र अपनी जान की रक्षा के लिए, प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वीपति शाह के पास आया था। गढ़वाल शासक मान शाह और महिपति शाह के समय कौन से हमले हुए थे, तिब्बती हमले हुए थे। बहुत महत्वपूर्ण है, तिब्बती हमले किसके समय पर हुए थे, गढ़वाल के शासक मानसा और महिपति शाह के समय में हुआ था। गोरखों ने कुमाऊं अल्मोड़ा को कब जीता, 1790 में जीता था। महेंद्र चंद्र को हरा करके जीता था। ध्यान रखिएगा, कुमाऊं मतलब अल्मोड़ा को 1790 में जीत लिया था। गढ़वाल पर गोरखों का प्रथम आक्रमण 1791 में हुआ था। कब हुआ था, ध्यान रखिएगा इस डेट को। गोरखों ने 1790 में कुमाऊं पर अधिकार कर लिया, 1791 में कहाँ आक्रमण किया, गढ़वाल पर, और इसमें वह पराजित हो गए।
गोरखों को गढ़वाल पर 1803 में राजा प्रद्युम्न शाह के शासनकाल में किसके नेतृत्व में विजय मिली थी? मतलब राजा प्रद्युम्न शाह जो मारे गए थे तो गढ़वाल पर उन्होंने जब गोरखों ने आक्रमण किया था तो उस समय कौन था उनका मतलब नेतृत्व में विजय मिली थी? अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया। बहुत महत्वपूर्ण है अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया। आगे देखते हैं, गोरखाओं और गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में अंतिम युद्ध कब लड़ा गया जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुए? 14 मई 1804 को। तो ध्यान रखिएगा, गोरखाओं और गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह खुड़बुड़ा का मैदान अंतिम युद्ध था, इसमें वीरगति को प्राप्त हुए 14 मई 1804 को। यह डेट बहुत महत्वपूर्ण है। किस गढ़वाल, एक प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगा कि इस में प्रद्युम्न शाह ने अपने दामाद से मदद मांगी थी इस युद्ध में गोरखाओं के विरुद्ध, तो इनका दामाद का क्या नाम था जिसने इनकी मदद नहीं की थी? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नहीं पता हो तो फिर मैं अगली क्लास में उसका आंसर बताएंगे। अगला है, किस गढ़वाल नरेश की मांग पर अक्टूबर 1814 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने गोरखों के विरुद्ध अंग्रेज सेना भेजकर उन्हें पराजित करवाया? मतलब तो सुदर्शन शाह ने। गढ़वाल या नाम याद रखेंगे, गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग। यह बहुत महत्वपूर्ण है। किस गढ़वाल नरेश की मांग पर 1814 में, 1804 में तो प्रद्युम्न शाह चले गए थे तो उनका पुत्र सुदर्शन शाह था, इसने 1814 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग से मदद मांगी उन्हें पराजित करने के लिए, सुदर्शन शाह ने। अगला है, गोरखों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से गढ़वाल का कितना भाग धूर्ततापूर्वक तरीके से हड़प लिया? तो पूर्वी आधा भाग हड़प लिया था। आगे देखते हैं, आधा राज्य अंग्रेजी कब्जे में जाने के बाद गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर स्थापित की टिहरी में 1815 में स्थापित की थी। कितने में, कब? 1815 में। आधा भाग चला गया। उसके बाद सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर भी चला गया, उसमें श्रीनगर से हटाकर टिहरी में स्थापित करी थी। अब देखते हैं प्रद्युम्न शाह के बाद के जो गढ़वाल के राजा हुए थे, प्रद्युम्न शाह 1804 में वीरगति को प्राप्त हुए, तो उसके बाद उनका पुत्र 1815 से 1859 तक रहा, काफ़ी लंबे समय तक। गढ़वाल का विभाजन हुआ इसी समय पर। 28 दिसंबर 1815 को राजधानी श्रीनगर से टिहरी स्थानांतरित की। बहुत महत्वपूर्ण है यह फैक्ट है यहाँ पर, इसे ध्यान रखिएगा। इनके बाद भवानी शाह 1859 से 1871 तक, बिल्कुल आपको यह याद होने चाहिए। उनके बाद प्रताप शाह, यह तो उतने महत्वपूर्ण नहीं है पर यह महत्वपूर्ण है। प्रताप शाह 1871 से 1886 तक रहे। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की इन्होंने शुरुआत की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत प्रताप शाह ने की 1871 से 1866 तक। इनका 86 तक इनका शासनकाल था। इसके बाद सर कीर्ति शाह, नाम ही के आगे सर लगा हुआ है, तो 1886 से 1913 तो सर की उपाधि अंग्रेज दिया करते थे, समझ जाइएगा। तो 1898 में अंग्रेजों ने इन्हें CSI की उपाधि दी थी। किसको? सर कीर्ति शाह को। यह भी बहुत महत्वपूर्ण थे। CSI की उपाधि सर कीर्ति शाह को 1898 में दी थी। नरेंद्र शाह 1913 से 1946 तक प्रजामंडल की मांग में जन आंदोलन, ध्यान रखिएगा। इनके समय में प्रजामंडल की मांग में जन आंदोलन किसके कार्यकाल में हुआ? नरेंद्र शाह के कार्यकाल में। स्वतंत्रता आंदोलन एवं रियासत को समाप्त करने की मांग भी इन्हीं के समय पर हुई थी, नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह के बाद अंतिम राजा आएंगे मानवेंद्र शाह। 1946 से 49 तक रहे। भारत के स्वतंत्र हो जाने के कारण स्वतंत्रता की मांग, और 1947 में जैसा आप जानते हैं भारत स्वतंत्र हो गया था हमारा देश, तो उसके बाद स्वतंत्रता की मांग होने लगी और आंदोलन हुआ। फरवरी 1948 में तंत्रात्मक शासन के लिए 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना हुई। 1 अगस्त 1949 को भारत में विलय उत्तर प्रदेश का एक जिला बन गया, यह ध्यान रखिएगा। इस वंश का प्राचीनतम ताम्रपत्र राजा जगतपाल का है, जो कि देवप्रिया के रघुनाथ मंदिर से मिला है। इसका काल 1455 है। बहुत महत्वपूर्ण है। जगतपाल का ताम्रपत्र कहाँ से मिला है? राजा जगतपाल का ताम्रपत्र रघुनाथ मंदिर से 1455 का है। ये तीनों ही फैक्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, जो संगौली संधि हुई थी उसकी मुख्य बात है नेपाल और गोरखाओं और अंग्रेज़ों के बीच में। बहुत महत्वपूर्ण है। अभी गोरखाओं ने अपनी दक्षिणी सीमा के किनारे की निचली भूमि से अपना दावा छोड़ना स्वीकार किया। गढ़वाल और कुमाऊं के जिले अंग्रेज़ों को सौंप दिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। गोरखे सिक्किम से हट गए तथा काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार किया। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर काठमांडू में संगोली संधि के तहत रेजिमेंट रखना स्वीकार किया। और यह भी महत्वपूर्ण है, गोरखाओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती करने पर सहमति हुई, तो यह भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संगोली संधि की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, बहुत महत्वपूर्ण है।
आपको बिल्कुल यह रट लेनी है, बिल्कुल भी इन्हें भूलना नहीं है। गढ़वाल को मुक्त कराने के बाद अंग्रेजों ने अप्रैल 1815 तक कुमाऊं को भी गोरखों से जीत लिया। कब तक? गढ़वाल को मुक्त करा लिया, अप्रैल 1815 तक कुमाऊं को भी जीत लिया, और 28 अप्रैल 1815 को अंग्रेज कर्नल गार्डनर और गोरखा शासक अमर सिंह थापा के बीच वह कौन सी संधि हुई जिसके तहत गोरखाओं ने कुमाऊं और गढ़वाल को अंग्रेजों को सौंप दिया? संगौली की संधि। हमने महत्वपूर्ण बातें आगे पढ़ी। वह कौन सी सरकार थी जो संगौली की संधि को स्वीकार न करने के कारण 1816 में अंग्रेजों के आक्रमण का शिकार बनी और हारने के बाद मार्च 1816 में संधि को स्वीकार कर लिया? नेपाल की गोरखा सरकार। ध्यान रखिएगा, पहले स्वीकार नहीं की थी और मार्च 1816 में स्वीकार करी। फरवरी 1816 में स्वीकार नहीं करी थी, मार्च में आक्रमण किया, शिकार हुई। 1816 में संगौली की संधि मार्च 1816 में स्वीकार कर ली थी गोरखाओं ने, नेपाल वालों ने। कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखों का अत्याचारपूर्ण शासन गोरख्याली, जिसको कहा जाता है, कितने वर्ष रहा? 25 एवं 10.5 साल तक। कुमाऊं पर 25 साल, गढ़वाल पर 10.5 वर्ष, 10.5। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, गोरखाओं का अत्याचारपूर्ण जो शासन था उसको क्या कहा जाता था? गोरख्याली। अगला प्रश्न है या अगला टॉपिक है इसमें, टिहरी रियासत को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड को अंग्रेजों ने उत्तर पूर्वी प्रांत का हिस्सा बना दिया और इस क्षेत्र के लिए प्रथम कमिश्नर किसको नियुक्त किया? कर्नल गार्डनर, मई 1815 में। किसका हिस्सा बना दिया? उत्तर पूर्वी प्रांत का। ध्यान रखिएगा, टिहरी रियासत को छोड़ दिया, यहाँ सुदर्शन साहब को रहे, बाकी उत्तराखंड को अंग्रेजों ने उत्तर पूर्वी प्रांत का हिस्सा बना दिया और प्रथम कमिश्नर कर्नल गार्डनर को नियुक्त किया 1815 में। अगला है, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग बनाया गया। ब्रिटिश उत्तरांचल जो था को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया? आगरा एवं अवध का अंग 1902 में बनाया गया था। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को। राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव चंपावत के बिशुंग गाँव, ध्यान रखिएगा, चंपावत के तो हैं ही हैं, बिशुंग गांव के कालू सिंह मेहरा को प्राप्त हुआ। उन्होंने क्रांतिवीर नामक संगठन बनाकर, गुप्त संगठन बनाकर आंदोलन चलाया 1857 की क्रांति के दौरान। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिशुंग गांव, जरूर याद रखिएगा, ये गांव का नाम है। अल्मोड़ा में राजनीतिक संचेतना को बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई, 1870 में हुई। बहुत महत्वपूर्ण है अभी, कब हुई डिबेटिंग क्लब की स्थापना? 1870 में। कहाँ हुई? अल्मोड़ा में। और किस लिए हुई? राजनीतिक संचेतना बढ़ाने के लिए। राज्य की भाषा कुमाऊनी में प्रथम अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा से शुरू हुआ 1871 में। तो कुमाऊनी का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ? 1871 में। अगला है, कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1886 में। उत्तराखंड से 2 लोगों ने भाग लिया, उनमें से एक थे ज्वालादत्त जोशी जी। तो यहाँ पर ज्वालादत्त जोशी जी सही हो जाएगा। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड से 2 लोगों ने भाग लिया था, उनमें से एक थे ज्वालादत्त जोशी जी। ध्यान रखिएगा, कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन, ज्वालादत्त जोशी जी। आगे देखते हैं, राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की? पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई, किसने की? यह दोनों चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। गोविंद बल्लभ पंत ने कब की थी? 1903 में। अगला है, राज्य में वन नीति के विरोध में व्यापक जन आंदोलन चला। वन नीति के विरोध में 1911 से 17 के मध्य में यह चला था। यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आंदोलन जो थे वह महत्वपूर्ण है। हम उसे वन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे उस टॉपिक को। अगला देखते हैं, राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई 1912 में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने देहरादून की यात्रा की। कब? 1916 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका से जब गांधी जी लौटे थे तो उसके बाद उन्होंने देहरादून की यात्रा कब की थी? 1916 में। पूरे भारत के भ्रमण पर गांधी जी थे, तो तब देहरादून की यात्रा 1916 में। राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे आदि के प्रयासों से 1916 में गठित हुआ कुमाऊं परिषद। क्या गठित हुआ था? कुमाऊं परिषद। ध्यान रखिएगा, कब गठन हुआ? 1916 में। किसने किया इसका? गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे आदि के प्रयासों से 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय 1926 में हुआ था। कुमाऊं परिषद गठित 1916 में और कांग्रेस में विलय 1926 में।
अगला है गढ़वाल क्षेत्र के बैरिस्टर मुकुंदी लाल तथा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना 1918 में। देखिए 1900 कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? 1916 में, और गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना 1918 में हुई। आगे देखते हैं अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल ने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अमृतसर कांग्रेस 1919 में कांग्रेस के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? अमृतसर कांग्रेस 1919 जो अधिवेशन हुआ, गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल। बहुत महत्वपूर्ण है यह भी, दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन भी याद रखना है। आगे है, और जनवरी 1921 में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों ने बागेश्वर में किस नदी में कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत कर दिया? प्रथा की अंत करा एक तरह से, तो सरयू नदी में। तो किसके नेतृत्व में? बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत। और कब हुई यह घटना? 1921 में जनवरी। कौन सी नदी थी? तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है, जनवरी 1921, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और सरयू नदी। यह नदी भी आपको ध्यान रखनी है, रजिस्टर बहा दिए थे। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद अगली क्लास में यह चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। बहुत लंबा चैप्टर है, परीक्षा वाणी के सबसे बड़े चैप्टरों में से एक चैप्टर है, जेलों वाले चैप्टर के पहले से के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसका PDF डाउनलोड करके इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।